आजकल हर तरफ D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का ही शोर है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस PR वाली चमक दमक के पीछे छिपे वित्तीय सच को डिकोड करेंगे। सोर्स मटेरियल और रिसर्च के आधार पर हम कुछ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स की असलियत को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब चूंकि सोर्स मटेरियल में बहुत सारे भारी भरकम फाइनेंशियल डेटा हैं, हमने इसे आपके लिए बिल्कुल आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे पब्लिक इमेज बनाम असलियत की, बोर्ड की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी और उनके फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स की। फिर हम शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रॉफिटेबिलिटी वाले संघर्ष और उनके सब ब्रांड्स की उलझन को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे मार्केटिंग इनोवेशन पर भारी पड़ रही है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, द पब्लिक इमेज, एडवाइस वर्सेस एक्शन। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करता है। पब्लिक मंचों पर क्या कहा जाता है और पर्दे के पीछे असल में क्या होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने अक्सर टीवी शोज या पब्लिक इवेंट्स में फाउंडर्स को ये बड़ी बड़ी सलाह देते सुना होगा कि हमेशा एक ही मजबूत ब्रांड बनाने पर फोकस करें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बिजनेस की असलियत बिल्कुल अलग है। सोर्स के मुताबिक वही लोग पर्दे के पीछे एक साथ 5-5 अलग-अलग सब ब्रांड्स चला रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर संघर्ष ही कर रहे हैं। ये एक ऐसा हिपोक्रेसी हुक है जो इन ब्रांड्स की असली स्ट्रैटेजी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। हमारा अगला फोकस है बोर्ड की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर। होता क्या है कि जब किसी कंपनी का कोर बिजनेस एक जगह आकर रुकने लगता है, तो ग्रोथ के नंबर दिखाने की बेताबी में अक्सर आक्रामक कदम उठाए जाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2020 से 2022 के बीच बोर्ड ने अधिग्रहण यानी एक्विजिशन की मानो एक झड़ी सी लगा दी। गेमिंग के लिए रेड गियर खरीदा, प्रीमियम ऑडियो के लिए टैग, बजट मार्केट में डिफाई लॉन्च किया और स्मार्ट वॉच UI के लिए काहा प्लाटे का एक्विजिशन किया। सोर्स समझाता है कि ये नए नीश मार्केट को व्हाइट लेबलिंग के जरिए रातों रात कैप्चर करने का एक अग्रेसिव तरीका था। व्हाइट लेबलिंग का मतलब समझते हैं? मतलब किसी और के बनाए प्रोडक्ट पर बस अपना लोगो चिपका देना, ताकि बिना मैन्युफैक्चरिंग के सिरदर्द के तेजी से बाजार में उतरा जा सके। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इसका असल नतीजा क्या निकला। इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड के 2025 के रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो इतने सारे एक्विजिशन के बावजूद आज भी उनका 84% रेवेन्यू सिर्फ एक ही पुरानी कैटेगरी यानी ऑडियो वेरिएबल से ही आ रहा है। स्मार्ट वॉचेस सिर्फ 11% पर हैं और बाकी सारे ब्रांड्स मिलकर बमुश्किल 5% का योगदान दे रहे हैं। ये आंकड़े सोर्स की इस आलोचना को पूरी तरह सही साबित करते हैं कि उनका ये डाइवर्सिफिकेशन वाला दांव फेल हो गया। अब हम एकदम निष्पक्ष होकर उन वित्तीय विसंगतियों यानी फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं जो बोर्ड के IPO लाने की कोशिश से ठीक पहले सामने आई। 63%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ 2 साल के अंदर बोर्ड की स्मार्ट वॉच की बिक्री में कितनी भयानक गिरावट आई। 901 करोड़ रुपए की सेल सीधे धड़ाम से गिरकर 330 करोड़ रुपए पर आ गई। जिस कैटेगरी को ये अपना भविष्य बता रहे थे, उसका ऐसा क्रैश होना किसी भी कंपनी के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और PR बनाम रियलिटी का ये अंतर तो देखिए। शुरुआत में दुनिया को बताया गया कि 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, लेकिन जब किताबों का असल में ऑडिट हुआ तो सच्चाई क्या निकली? 3370 करोड़ रुपए। दावों और हकीकत के बीच पूरे 623 करोड़ रुपए का भारी अंतर। और इसके साथ ही सोर्स बताता है कि पिछले 8 सालों में पहली बार कंपनी को 129 करोड़ रुपए का तगड़ा नेट लॉस भी झेलना पड़ा। तो इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सब का असर उनके IPO के सपने पर क्या पड़ा। पहला कदम, कंपनी अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ के नाम पर 146 के भारी भरकम PE रेशियो की मांग कर रही थी। दूसरा कदम, ऑडिटर्स ने बुक्स में पूरे 9 बड़े रेड फ्लैग्स निकाल दिए, जैसे बैलेंस शीट में गड़बड़ियां और सब्सिडरी कंपनी का कर्ज। और तीसरा, सबसे चौंकाने वाला कदम, IPO फाइल करने से महज 29 दिन पहले CEO और फाउंडर का अचानक इस्तीफा। सेल्स में गिरावट और इन गंभीर ऑडिट वायलेशंस ने उनके IPO के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। चलिए अब हम अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ शिफ्ट करते हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स। सोर्स मटेरियल के जरिए हम उनके प्रॉफिटेबिलिटी के उस लंबे और थका देने वाले संघर्ष को समझेंगे जो पिछले 12 सालों से लगातार चला आ रहा है। शुगर कॉस्मेटिक्स के इन फाइनेंशियल्स पर नजर डालिए।
शुरुआत में 2022 से 2024 तक चीजें थोड़ी ठीक दिख रही थीं। रेवेन्यू 222 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ हो गया और नुकसान भी 76 करोड़ से घटकर 68 करोड़ पर आ गया था। लेकिन 2025 का साल एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है। रेवेन्यू में 20% की भारी गिरावट आई और वो 412 करोड़ पर खिसक गया, जबकि उनका नेट लॉस वो तो सीधा दुगना होकर 135 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को पार कर गया। ये साफ दिखाता है कि कंपनी किस कदर भारी कैश बर्न कर रही है। अब रेवेन्यू की इसी गिरती दीवार को थामने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया गया और यहीं से शुरू होती है सब ब्रांड्स की उलझन, बाजार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की एक और कोशिश। अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए उन्होंने धड़ाधड़ नए ब्रांड्स मार्केट में उतारे। जेड के लिए एकदम सस्ता शुगर पॉप, फिर कोरियन स्किन केयर ट्रेंड की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए 90 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ क्वेंच बोटैनिक्स लॉन्च किया। साथ ही आयुर्वेदिक स्किन केयर के लिए EWN ब्यूटी और 250 से 400 रुपए वाली पॉकेट फ्रेंडली रेंज में मोल्टन ब्यूटी। सोर्स का स्पष्ट तर्क ये है कि इन सस्ते विकल्पों ने फायदा पहुंचाने के बजाय खुद उनके कोर मिड रेंज ब्रांड शुगर के ग्राहकों को ही तोड़ दिया और उसके प्रति लोगों का भरोसा कमजोर कर दिया। और इसका वित्तीय नतीजा क्या हुआ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। कंपनी के अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन श्रेणियों का राजस्व अलग से प्रकट नहीं किया जाता है क्योंकि वे कोई बड़ा हिस्सा नहीं रखती हैं। आसान भाषा में समझें तो जो भी सब ब्रांड फ्लॉप हो जाता है या अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसके आंकड़े बैलेंस शीट में चुपचाप अन्य यानी अदर्स कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस इतना खराब होता है कि उसे दुनिया के सामने अलग से दिखाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुख्य और क्लाइमैक्स वाले निष्कर्ष पर, जो इन दोनों केस स्टडीज को आपस में जोड़ता है, और वो है मार्केटिंग ओवर इनोवेशन, यानी असली प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा विज्ञापनों पर पैसा बहाना। अब यहाँ जो डेटा है ना, वो वाकई में आंखें खोलने वाला है। बोर्ड के इस एक्सपेंडिचर की तुलना देखिए। कंपनी अपना मार्केटिंग खर्च बढ़ाते बढ़ाते रेवेन्यू के 30% तक ले गई है, और दूसरी तरफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D का खर्च है, वो सिर्फ 1% पर अटका हुआ है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो असली हार्डवेयर इनोवेशन करने के बजाय व्हाइट लेबलिंग वाले माल को जोरदार विज्ञापनों के दम पर बेचने पर टिकी है। सोर्स इसी बात को कंक्लूड करते हुए कहता है कि जैसे ही इन कंपनियों का मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट कम होता है, इनकी सेल्स एकदम से औंधे मुंह गिर जाती है, और यही इनके ग्रोथ इल्यूजन यानी इस वृद्धि के भ्रम की सबसे बड़ी कमजोरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई सच्ची प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह की मार्केटिंग एजेंसियां बन गई हैं, जिनका काम बस इंपोर्टेड माल पर शानदार पैकेजिंग और अपना ठप्पा लगाना है। तो इन तमाम ऑडिटेड नंबर्स और केस स्टडीज को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आज के इन मॉडर्न स्टार्टअप्स की ये हजारों करोड़ की वैल्यूएशंस वाकई किसी असली प्रोडक्ट इनोवेशन पर टिकी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के शोर शराबे से बना एक भ्रम है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इन ब्रांड्स की असल बैलेंस शीट को डिकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।